गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय पांडे है और जैसा कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लास है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ हिस्ट्री। आज हम इतिहास के बारे में केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ा सा सिंधु सभ्यता का इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस क्लास को विराम देंगे। उसके ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगले लेक्चर में हम सिंधु सभ्यता से स्टार्टिंग करेंगे, पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब चीज़ के लिए, जितने भी PCS, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, जितने भी सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आएंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे बड़ी बात होती है इतिहास कहते किसको है। इतिहास उन सभी पक्षों का अध्ययन है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष पे जितने भी एक्सपेक्ट पे हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं। या मान लीजिए अगर देखेंगे तो आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे या आप किसी भी साम्राज्य को या गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे, उनके अगर चीज़ों को समझना होगा तो हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये 4 चीज़ है जो इतिहास को दर्शाती है, इतिहास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब भूमिका निभाती है बेसिकली देखा जाए तो इतिहास के डेफिनेशन, हालांकि ये पता होना चाहिए कि इतिहास के डेफिनेशन का कोई नॉर्मली से क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन नॉर्मली पता होना चाहिए इतिहास कहते किसके हैं। इतिहास एक डेफिनेशन और है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक डायलॉग है जो कि हमें वर्तमान मतलब डिस्कस करने के लिए हमें जो भी रहता है, इन दोनों के बीच की घटित घटनाओं को सीख कर हम वर्तमान में आगे की तरफ बढ़ते हैं। या आप देखें तो इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हैं उनका अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर की जाती है, साहित्यिक स्रोतों पर की जाती है। और देखेंगे फॉरेन एविडेंस। आप हिस्टोरिकल में अगर पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे हिस्टोरिकल, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि आर्कोलॉजिकल साइट से एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उन्हीं आधार पर हम इस इतिहास को लिखा गया, फिर पढ़ा गया, जितना भी अध्ययन हुआ उसी के आधार पर ये चीज़ें आगे बढ़ी और हम आज इतिहास को पढ़ते हैं। तो आइए हम चलते हैं इतिहास के लेखन कला के बारे में जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इतिहास लेखन के बारे में। इतिहास लेखन की शुरुआत जो हुई हेरोडोटस ने की थी 500 BC में। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी हिस्टोरिका। इंडिया के लिए भी कुछ बहुत सारे उन्होंने चीज़ें लिखी थी। आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इतिहास में ऐसा बात नहीं कि इंडिया में हिस्टोरियन थे या लिखा नहीं गया, लेकिन जो वेस्टर्न थ्योरी दी जाती है कि इंडिया में जो लेखन कला शैली विकसित नहीं थी, लेकिन एक वेस्टर्न थिंकर थे या हिस्टोरियन जिनको बोला जाए किंथ नाम था उनका, शायद किंथ। उन्होंने बोला कि इंडिया में हिस्टोरिकल एविडेंस की कमी नहीं थी, पुरातात्विक स्रोतों की कमी नहीं थी, जिनके आधार पर इंडिया में भी हिस्ट्री लिखी गई। ऐसा नहीं मानना है कि लिखी गई, लेकिन ऐसी बात नहीं। और इंडिया में पहली जो बुक लिखी गई सुव्यवस्थित ढंग से कल्हड़ द्वारा राजतंगड़ी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। और हेरोडोटस की पुस्तक में एक चीज़ और मेंशन है कि इंडिया पर डेरियन प्रथम नामक एक उन्होंने आक्रमण किया था। और देखेंगे इंडिया के ये वेस्टर्न पार्ट को उन्होंने अटैक करके उस पर आधिपत्य या मतलब कि अधिकार कर लिया था और उसको 20 प्रोविंस में बांट दिया या उसको मिला लिया था। ये थ्योरी थी इतिहास के बारे में कुछ। तो अब चलते हैं हम टाइम डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री की तरफ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि टाइम डिवीज़न BC और AD में बहुत कन्फ्यूज़न, मुझे भी बहुत शुरू में होता था। AD और BC में समझ नहीं आता था कैसे होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है टाइम डिवीज़न ऑफ इंडिया। इसे 2 एरा में बांटा जाता है। होता यह कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस और एनो डोमिनी का मतलब होता है ए ईयर ऑफ गॉड। ईयर ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान के वर्ष, मतलब जिस वर्ष ईसा मसीह से ऐसे काउंट किया जाता है। ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसी वर्ष से BC को पीछे की तरफ गिना जाता है और AD को आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया जाता है। तो ये मान लीजिए ईसा मसीह का डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक। BC में क्या था कि उल्टी चलती थी। 100 BC मतलब उल्टा चलता, ये 300 BC, ये 200 BC, ये 100 BC, फिर हम 0 पे आए। फिर यहाँ से जब चेंज हुआ तो ये 100 AD, 200 AD और 300 AD की तरफ हम बढ़े। बर्थ ऑफ ईसा मसीह इसी को बोलते हैं 200 BC का मतलब कि बिफोर क्राइसिस। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 300 BC, अगर 100 AD से
अगर 300 BC के बीच का टाइम पीरियड अगर बताया जाए तो कितना होगा? ये 300 BC तो ये हो गया, प्लस 100 BC ये 400 साल का गैप है। ये प्लस की तरफ जा रहा है और ये माइनस की तरफ, मतलब कि प्लस माइनस समझाने के लिए बताना, ये सदी उल्टी चलती थी, मतलब 300 BC से 200 BC 100 BC ये चीज़ें अब देखिए हम लोग सदी में आ गए। ये जितनी भी देखेंगे तो अब 300 BC 200 BC 100 BC और ये AD 200 AD 300 AD। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसे हम मिटाते हैं और फिर दूसरी चीज़ें बता रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्री हिस्टोरिक, जिसे कि हम प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक, जिसे हम आदि ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, और हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। कन्फ्यूजन मत होइएगा लोग, ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आप लोग इसको मत समझिएगा। ये डिवीजन हिस्टोरिकल के हिसाब से है, मतलब इतिहास के हिसाब से, जिससे कि मतलब कि एविडेंस, हिस्टोरिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एविडेंस जो है पुरातात्विक एविडेंस हो, चाहे आप क्वाइन हो, किसी बेसिस, चाहे फॉरेन एविडेंस हो, जिसके बेसिस पे इस चीज़ को पढ़ा गया है, जिसके बारे में हम लिख सके हैं, मतलब किताबें छपी हैं जिसके बारे में पढ़ा गया, इसलिए हिस्टोरिकल में आएगा। बाकी हम पीछे प्री हिस्टोरिक, जिसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं, इस पे एविडेंस पुरातात्विक मिले हैं। पुरातात्विक इन द सेंस आप देखें तो इस पे कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, पुरातात्विक साक्ष्य जरूर मिले हैं। इस समय एक तरीके से ये आरंभिक युग था, मानव का आरंभिक युग बोला जाता है, जिसमें कि मानव को उतनी समझ नहीं थी, लेकिन हाँ खाने कमाने का इसमें कोई ऐसा नहीं था, जिसे हिंदी में बोलते हैं खाद्य आखेटक संग्रहक बोलते हैं हिंदी में एक तरीके से देखा जाए तो। इसमें भी 3 चीज सब डिवीजन थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पैलियोलिथिक बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं और नियोलिथिक बोलते हैं इंग्लिश में। इसका पीरियड अगर देखेंगे तो 2.5 मिलियन से 25,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। प्री हिस्टोरिक या इसको प्रागैतिहासिक, इसको मैं सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। बाकी हम अगर स्टार्टिंग करेंगे ये इंट्रोडक्शन के बाद जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक से, जिसमें कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम बाद में इसलिए सेपरेट लेक्चर में पढ़ाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस है, लेकिन कभी सेपरेट लेक्चर को पढ़ा देंगे। क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब किस पीरियड में मानव सभ्यता पत्थर का यूज़ करते थे, और एक तरीके से पशुपालन किस पीरियड में स्टार्ट हुआ इसमें, और आग का आविष्कार कब हुआ, और यही सब चीज़ें हैं। और इसमें सबसे एक क्वेश्चन डाउट क्लियर कर देते हैं, इसको आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि पाषाण क्यों बोलते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो आरंभिक मानव जितने भी थे वो शिकार हो चाहे किसी भी चीज़ पे निर्भर करते थे, एक तरीके से अपने प्राकृतिक आवास में रहते थे। वो पत्थर की चीज़ों को या पत्थर के घर में या जितने भी औजार थे अपना पत्थर से बनाकर रहते थे, इसीलिए इस चीज़ के बेसिस पे इसको पूरा पाषाण मतलब पाषाण बोला गया है। और इसको सब डिवीजन पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, मतलब ये टाइम पीरियड के हिसाब से इसका डिवीजन किया गया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं इसे समझाऊंगा, सेपरेट लेक्चर में बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे। अब आते हैं प्रोटो हिस्टोरी, जिसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 2500 BC से 600 BC, ये 600 BC मगध के उत्थान तक का मतलब टाइम पीरियड इसको लिया जाता है। मगध का स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है, तो इसको आदि ऐतिहासिक बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक क्यों बोलते हैं? और प्रागैतिहासिक मैंने नहीं बताया। प्रागैतिहासिक मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य कोई मतलब लिखी हुई चीज़ें यहाँ प्रमाण के तौर पर नहीं मिली है, लेकिन आदि ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसी को आदि ऐतिहासिक बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो मतलब कि मिला है लेकिन उसे पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें सिंधु सभ्यता में जितने भी आपको लेख या अभिलेख, आपको जितने भी मोहर या मुद्रिकाएं जितनी भी मिली थी, मिला तो जरूर है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन हम आर्कोलॉजिकल साइट के हिसाब से जितनी पुरातात्विक चीज़ें उसके बेसिस पे हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 25,000 BC से 750 BC तक, मतलब 2500 BC से 1750 BC तक। इसी के ये 1750 BC मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद से सिंधु सभ्यता का डिक्लाइन फेज या पतन का समय मतलब काल स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आर्य इन्वेजन हुआ इंडिया में, आर्य का आगमन हुआ। आर्य का आगमन आप देखेंगे तो 1500 BC से 1500 BC में 1400 BC में एंटर मतलब होने लगे सब सिंधु प्रदेश। सब सिंधु प्रदेश का मतलब नॉर्मल बता देते हैं। सब सिंधु प्रदेश, ये इंडिया का मैप आप अगर देखेंगे ये है सप्त सिंधु, मतलब 7 नदियों का क्षेत्र।
इसमें सिंधु, रावी, सतलज, घाघरा, झेलम, ये सब 7 नदियाँ आती थी, सब सिंधु। शुरुआत में जो आर्य आए वही सिंधु वाले क्षेत्र के थे, लेकिन आप देखेंगे ये ऋग वैदिक पीरियड है। अगर आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो यही आर्य थे जो मध्य गंगा के क्षेत्र पे आगे की तरफ बढ़े, और कहा जाता है कि ये आर्य जो थे, मतलब कि कुछ लोगों की थ्योरी है या कुछ हिस्टोरिकल की थ्योरी है कि मतलब आर्य जो थे द्राविड़ थे, द्राविड़ इन द सेंस दक्षिण भारत के भारतीय ही थे, लेकिन कुछ बोलते हैं, मैक्स मूलर की एक थ्योरी है जो बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। उसको मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था ये। तो इसमें कुछ छूटा हो 525,000 BC, 600 BC ऐतिहासिक जितनी भी चीज़ें कंप्लीट। अब आते हैं हिस्टोरिकल का जो टाइम पीरियड है 600 BC से 1947 AD अभी बताया। AD हमने शुरू में बता दिया कि BC और AD का डिफरेंस जो था, इसलिए मैंने 1940 AD, मतलब प्लस में ये माइनस से चला, 600 BC से 500 BC, उसके बाद बढ़ के गया 0 से 1947 की तरफ बढ़ा है ऐतिहासिक का। उसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 600 BC, जो कि मगध का उत्थान, या आप पढ़ेंगे बौद्ध और जैनिज्म, इसी में आप पढ़ेंगे 600 BC। मध्यकालीन भारत का अगर इतिहास देखेंगे तो आप दिल्ही सल्तनत 712 AD से मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था, उसी से मध्यकालीन भारत के इतिहास का शुरुआत होती है 712 से। आप देखेंगे तो 1857 तक, 1757 बक्सर का युद्ध जो होता, बैटल ऑफ प्लासी, और या बक्सर बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद से 1757 से 1947 के टाइम पीरियड को आधुनिक भारत का इतिहास बोला जाता है। इन्हीं को, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इन्हीं चीज़ों को हम टाइम पीरियड डिवीजन करके हर चीज़ 1 by 1 एक एक चीज़ को समझेंगे। हालांकि ये चीज़ें लेक्चर लंबा होगा, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में, और आने वाले लेक्चर को आप ज्वाइन करिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। आइए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे देते हैं सिंधु सभ्यता को, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं IVC। कंफ्यूज मत होइए, IVC का ही मतलब होता है इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 25,000 BC से 1900 BC। अप्रोक्स मैंने ये एज इसलिए लिखा क्योंकि इसी एज में सिंधु सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित हुई, सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में। हालांकि अगर इसका विस्तार देखें तो इससे पहले भी है, ये 2500 BC से, और ये 2500 BC से 1900 BC तक, और फिर 1750 1900 BC से अप्रोक्स 1750 BC तक, जिसको बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ये सिर्फ डिवीज़न है। हालांकि हम लोग मेन अप्रोक्स इस पीरियड को पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित अगर सिंधु सभ्यता अगर किसी पीरियड में तो इसी में, इसके बाद तो आर्य इन्वेजन है, इसका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गया। तो मेन हम लोग इसी पीरियड को पढ़ते हैं, ये तो डिवीज़न मैंने आपको बताया है। तो आइए हम इसको, मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन इस पर मैं पूरी आपको बैकग्राउंड क्लियर करा देता हूँ कि सिंधु सभ्यता एक्चुअल में इसको एक महान सभ्यता का दर्जा क्यों प्राप्त है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। हालांकि इसके अगर देखा जाए तो समकालीन सभ्यता 3 सभ्यता और थी सिंधु सभ्यता की समकालीन, एक मेसोपोटामिया, और एक मिस्र की सभ्यता थी, एक चाइना की सभ्यता थी। ये डजलाफरा रिवर के किनारे थी। इसको हालांकि सभ्यता जितनी भी नदी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही अपने अस्तित्व में बरकरार है, क्योंकि पुराने समय में नदी तंत्र के किनारे ही सभ्यताएं बसती थी। क्योंकि हर चीज़ आप देखेंगे पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी सभ्यता को डेवलपमेंट के लिए। मिस्र नील नदी के किनारे, और चाइना का हमें फिलहाल थोड़ा सा याद नहीं, देख लेंगे, ठीक है। चाइना का नाम भी तो ऐसा रहता है, खाओचू खाओचू करके तो नाम रहता है इन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। मेसोपोटामिया, और इसमें सबसे पुरानी अगर कोई सभ्यता बोली जाती है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को बोला जाता है, जो कि इसका अगर देखा जाए तो 6000 BC, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता। लेकिन अगर सबसे विकसित सभ्यता को बोला जाए पूरे वर्ल्ड में तो सिंधु सभ्यता का नाम आता है हमेशा। मेसोपोटामिया वाले ही सिंधु सभ्यता को मेरुआ करके बुलाते थे, कंफ्यूज मत होइएगा, मेरुआ। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेरुआ का नाम से बुलाया जाता था।
आइए इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी सभ्यताएं जन्म ली, और हमें वेस्टर्न थ्योरी के हिसाब से तो वो कहते हैं कि हर बार हमें वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अंततः मानना पड़ा कि हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसी सभ्यताएं विकसित थी जो कि आज के समय के सिविलाइजेशन को भी मात दे सकती है, या कहें तो बीट नहीं कर सकती। क्योंकि उस समय के आप किसी भी चीज़ में आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कुछ की पॉइंट लिखा देता हूँ। सिंधु सभ्यता दो चीज़ें हैं। सिंधु सभ्यता एक पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इन द सेंस पहली ऐसी सभ्यता जो पक्के मकानों में थी, सुव्यवस्थित रोड था, मतलब कि बायलेटरल रोड काटता था, 90 समकोण डिग्री पे रोड काटता था। और एक तरीके से देखा जाए तो इसका जैसे आप देखेंगे तो घर के दरवाजे जो पीछे के साइड खुले थे, जो आज के वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं जितने भी सिटीज़ में, वो आज से 5000 साल पहले भी था हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। इसीलिए ये चीज़ें डे बाय डे इसका जो जितने भी साइट्स हैं, अभी अनरिवील साइट भी कई हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे नहीं गई। सबसे न्यूज़ अगर साइट देखा जाए सुनौली बागपत, जिसकी खोज अगर देखा जाए तो 2005 में हुई थी। सबसे अगर न्यूज़ साइट अगर देखा जाए, अगर ये सुनौली वाला क्षेत्र है जो खोज हुआ है, अगर इसका खोज गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो जाए या पब्लिश हो जाए तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो 6000 BC की बताई जाती है, वो उससे भी पुरानी है। अप्रोक्स अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 8000 BC तक इसका अप्रोक्स टाइम पीरियड है। तो सबसे पुरानी सभ्यता इंडिया में ही रहेगी। अभी तक खैर पब्लिश नहीं है, तो अभी तक मेसोपोटामिया को ही मानते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखेंगे, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप में फैली नहीं थी। वर्तमान समय में ये 3 देशों में फैली हुई है। एक है पाकिस्तान, इसका हालत गड़बड़ा रहा है इस समय, आप लोग तरस आता है इस पर। एक था इंडिया, एक था अफगानिस्तान। ये 3 देश में सिंधु सभ्यता का मतलब विस्तार देखा जाता है। केवल इंडिया में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो अबाउट 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। वर्तमान भारत का 40% क्षेत्र की कवर करता है। आइए हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से ट्राइंगुलर शेप में जाता है। ये अफगानिस्तान मैं टच कर रहा हूँ इसलिए, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश का। मैं पढ़ाऊँगा, बस ये स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं बलूचिस्तान का सुतकोंडरा वाला इलाका है, जम्मू कश्मीर, और ये दायमाबाद मांडा जम्मू कश्मीर, और ये आलमगीर उत्तर प्रदेश, और दायमाबाद महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में बस इतने में विस्तार। इसका विस्तार आपको वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है, जैसे सुनौली बागपत है, लेकिन इसका विस्तार कभी क्वेश्चन पूछे कि इन क्षेत्रों में विस्तार है कि नहीं, दक्षिण भारत में कोई विस्तार में देखने को नहीं मिला। न हमें ईस्टर्न बिहार के किसी पार्ट में, न हमें वेस्ट बंगाल, न हमें नॉर्थ ईस्ट इलाके में कहीं देखने को नहीं मिला, बट इन्हीं क्षेत्रों में ही। एग्जाम्पल में आप लेंगे तो अगर ऐसे पॉलिटिकल मैप के हिसाब से अगर जाएंगे, इंडियन पॉलिटिकल मैप के हिसाब से, तो पंजाब ले लीजिए, राजस्थान लीजिए, गुजरात लीजिए, यूपी लीजिए, हरियाणा का क्षेत्र लीजिए, ये सब 4-5, और जम्मू कश्मीर का, महाराष्ट्र का कुछ, इन्हीं क्षेत्र में आप सिंधु सभ्यता का विस्तार देखेंगे। इस सभ्यता का विस्तार हमने जैसा कि देखा कि 3 देश में है, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में है। इस सभ्यता के बारे में हालांकि इतनी चीज़ें मतलब अनरिवील है, मतलब कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर पढ़ी जा सकती तो हम इनसे मतलब इस भाषा शैली को अगर पढ़ ली जाती तो हम लोग कम्युनिकेट कर लेते, बहुत सारी चीज़ें और पता चल सकती थी। लेकिन हमारी ये दुर्भाग्य जो हम अभी तक इसके लिपि को नहीं पढ़ सके हैं। हालांकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में जो सिंधु सभ्यता उसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। हालांकि सिंधु सभ्यता की लिपि को कुछ मेसोपोटामिया की सभ्यता ने कॉपी किया, और कॉपी क्यों करेगा, मतलब कि एक ये इंडिकेशन देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में फैला एक विशाल सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका एक तरीके से ट्रेड जो था या व्यापार बोले, इसका मेसोपोटामिया में था, मिस्र में इसका व्यापार होता था, ईरान में इसका व्यापार होता था। इसका ये सबूत मिलता है, मतलब इसमें आप देखेंगे मोहरे मिलेंगी,
कॉइन तो नहीं मिलते हैं लेकिन मोहरे मिलेंगी, कुछ प्रमाणिक चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनका मतलब कि आप उस बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ इनका ट्रेड व्यापार जो था उन लोगों से था। हालांकि अगर कंपेरिजन के तौर पे देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए इस सभ्यता को महान सभ्यता बोला गया है। हालांकि ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी कॉन्सेप्चुअल जो भी चीज़ें रहेंगी, मतलब इसके जितने इनकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी के बारे में बताऊंगा, राखल दास बनर्जी, जितने भी इंडस वैली के साइट थे, आप देखिए कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जितने भी साइट्स हैं, और धौलावीरा मतलब कि अभी न्यूएस्ट मतलब कि यूनेस्को में कौन सा, मेरे सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लेक्चर को ज्वाइन करते रहिए, डे बाय डे मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा। हर एक कंपटीशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, आपको एक तरीके से कुछ भी छूटेगा नहीं, मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट करूंगा इस पर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी आने वाले लेक्चर में और बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को पूरे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन या क्वेश्चन भी कराऊंगा, जितनी भी आयोग में या एसएससी या बैंकिंग या आरपीएफ का भी वैकेंसी आने वाली जितने भी, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इसमें कराऊंगा। हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए। अप्रोच अगर आप देखा जाए तो इसी बार आप देखेंगे तो बीपीएससी में 35 क्वेश्चन इस बार आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से थे। तो सोचिए अपने हिसाब से कि हिस्ट्री का बैकग्राउंड कितना तगड़ा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। या यूपीएससी को लीजिए, यूपीएससी तो एक तरीके से हिस्ट्री के बिना अधूरा लगता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, अधूरा लगता है। इसलिए हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं या अपने थॉट को डेवलप करना चाहते हैं, हिस्ट्री एक अच्छी सब्जेक्ट मतलब पढ़ना ही चाहिए सबको। ज्योग्राफी बेसिस है और ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पॉलिटी में है, दोनों मतलब कि एक तरीके से इक्वलिटी सब्जेक्ट है, लेकिन आप हिस्ट्री को कभी अवॉइड मत करिएगा। ये एक तरीके से जड़ है किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि मैथ वाले बुरा ना मान जाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।